Hello friends and welcome again. Today we are going to discuss about the body fluids and the circulation in the human being with a special reference. Most of the time we are just talking about the blood. What is the blood? Blood is the special connective tissue consisting of the fluid matrix, plasma and the formed elements. अब ब्लड में प्लाज्मा भी होता है। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड होता है जिसमें 55% ब्लड कंस्टिट्यूंट ये मिलके बनाता है। 90% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर और प्रोटीन कंट्रीब्यूटेड 6 to 8%. फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स विच आर फाउंड इन द प्लाज्मा एक्चुअली. फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर द क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ द ब्लड. इसके बिना ब्लड का कोगुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये ज़रूरी है. इसके अलावा कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं इसमें, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोराइड, इसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में. प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम. जब इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं प्लाज्मा में तो इसको सीरम का नाम दे दिया जाता है. ब्लड के अलावा प्लाज्मा में जो प्लाज्मा के अलावा ब्लड में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब है प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट. मतलब आरबीसी यानी इसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी जिसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और प्लेटलेट्स, ये मिल करके फॉर्म्ड एलिमेंट बनाते हैं. और 45%, क्योंकि 55% तो इसमें प्लाज्मा है, बचा हुआ 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ब्लड में. एरिथ्रोसाइट, इसको रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है और ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है सेल ब्लड में. एक हेल्दी ह्यूमन की बात करें, मैन में तो एवरेजली 5 मिलियन to 5.5 मिलियन आरबीसी मिलीमीटर क्यूब में पाया जाता है. रेड बोन मैरो में ये बनते हैं. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सभी रेड बोन मैरो, सिंपली बोन मैरो में ही बनते हैं और इसके फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है. इट इज़ नॉट गिविंग हियर. एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है. एक ह्यूमन हेल्दी की बात करें तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है 100 ml ऑफ ब्लड के लिए. अगर सेचुरेशन की बात करें, आरबीसी की एवरेज लाइफ स्पैन 120 दिन होती है, 120 डेज. और ये जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो स्प्लीन में जाते हैं. स्प्लीन को कब्रगाह कहा जाता है. आरबीसी का कब्रगाह यानी ग्रेवयार्ड कहा जाता है. आरबीसी के जो मेन फंक्शन है उसमें से ये फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स सर्कुलेशन ही करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारी बॉडी के. देन ल्यूकोसाइट्स का मेन वर्क होता है हमारी बॉडी को सेफ्टी प्रोवाइड करना, इम्यून सिस्टम बनाते हैं. ये हमारा डिफेंस सिस्टम भी मिलके बनाते हैं. इनको डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है. कलरलेस होते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं हो जाता है, इसीलिए इसको डब्ल्यूबीसी का नाम दिया जाता है. डब्ल्यूबीसी को फर्दर हम डिवाइड कर लेते हैं ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट. ए ग्रेनुलोसाइट मतलब जिसका न्यूक्लियस दाने की तरह ना हो सिंपली, और ग्रेनुलोसाइट यानी जिनमें कई लोब में होते हैं, पालियाँ बनी होती हैं उनके न्यूक्लियस में. तो इसको हम WBC को समझ लेते हैं. देखिए, आरबीसी ए न्यूक्लिएटेड, दिस आर द प्लेटलेट्स. अब यहाँ से ये है इओसिनोफिल. इसमें 2 लोब्स होती हैं न्यूक्लियस के, दिस वन एंड दिस वन, 2 लोब हैं, इसलिए इसको ग्रेनुलोसाइट, ग्रेन्यूल बन जाते हैं. देन बेसोफिल में 3 लोब्स होती हैं, अब इसमें डार्क स्ट्रक्चर में दिख ही नहीं रहा है. और न्यूट्रोफिल, इसमें 5 न्यूक्लियस के लोब बन जाते हैं. एक ही न्यूक्लियस के 5 लोब, 1 2 3 4 एंड 5. बहुत अच्छा क्लियर विजन नहीं है. देन जो ए ग्रेनुलोसाइट में आते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट. मोनोसाइट और लिम्फोसाइट लगभग एक जैसे ही होती हैं. डिफरेंस ये होता है कि लिम्फोसाइट की न्यूक्लियस इसके सेल साइज़ के अकॉर्डिंग बड़ी होती है और मोनोसाइट की न्यूक्लियस सेल साइज़ के अकॉर्डिंग छोटी होती है. लेट्स सी अनदर स्ट्रक्चर ऑफ दीज थिंग्स टू सी इट क्लियरली. Now these are the erythrocytes of different vertebrates. The first one is of fish with nucleus, amphibian with nucleus, bird with nucleus, but mammal without nucleus. Mammals में एक एक्सेप्शन आता है, कैमल और लामा. ये ऐसे मैमल हैं जिनमें आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, अदरवाइज न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है. ये ओवल आरबीसी होती हैं इनकी.
Now see this structure. These are the platelets, non-nucleated. Then these are the एरिथ्रोसाइट्स. एरिथ्रोसाइट्स में सबसे ऊपर ये दोनों, ये है लिम्फोसाइट, ये है मोनोसाइट. ए ग्रेन्युलेट है, इसकी लोब में कोई भी ग्रेन्यूल नहीं बनती है. इसकी साइज़, न्यूक्लियस की साइज़ इसके सेल के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी है, जबकि इसकी थोड़ी सी छोटी है. बस इतना ही डिफरेंस है. अब यहाँ पे न्यूट्रोफिल की 4 से 5 लोब बनती हैं. 1 2 3 4. ये ग्रेनुलोसाइट में आते हैं. इसके बाद इओसिनोफिल 1 2, 2 लोब यहाँ पे बने हैं. बेसोफिल में 1 2 और 3 लोब्स हैं. इओसिनोफिल के बारे में कहा जाता है कि इओसिनोफिल अगर नॉर्मल काउंट से ज़्यादा हो जाए, अगर ये एक्स्ट्रा हो जाता है तो एक इम्यून सिस्टम में एक एलर्जिक कॉज करता है, जिसको इओसिनोफिलिया कहा जाता है. नॉर्मली लोग इसे स्नोफिलिया बोल देते हैं, बट इट इज़ इओसिनोफिलिया. फिर हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं. तो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं. अगर ये ना हो तो कोगुलेशन पॉसिबल नहीं होता है, पर्सन की डेथ हो जाती है. फिर ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं. तो कार्ल लैंडस्टीनर, माना जाता है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया था, और ABO ग्रुपिंग सिस्टम को यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं. सी द टेबल. यहाँ पे ये ब्लड ग्रुप है. ब्लड ग्रुप में पाए जाने वाले एंटीजन, एंटीबॉडीज़ इन द प्लाज्मा, और डोनर ग्रुप, ठीक है, किसको दिया जा सकता है. तो ब्लड ग्रुप ए जो है, इसमें एंटीजन ए पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी बी पाई जाती है. और ये ब्लड ग्रुप ए और ओ को दे सकते हैं इजीली. सॉरी, डोनर का मतलब ए और ओ, ये इजीली इनको दे सकते हैं. ब्लड ग्रुप ए को अगर चोट लगे, इनको खून की ज़रूरत पड़े, तो ये ले सकते हैं. वेयर एज इन ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन बी इज़ प्रेजेंट, एंटीबॉडी ए, और ब्लड ग्रुप बी और ओ से ये ब्लड ले सकते हैं. ब्लड ग्रुप बी और ओ, इन दोनों से ले सकते हैं. बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की. तो इसमें एंटीजन ए बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी नील, कोई भी नहीं होता है. और ये ब्लड ए बी और ओ चारों ग्रुप से ले सकता है. इसको कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि ये सबसे ले सकता है, इसलिए सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर. देन ब्लड ग्रुप ओ, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी ए और बी होते हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इनके साथ, ये केवल ब्लड ग्रुप ओ से ही ब्लड ले सकते हैं और किसी से नहीं ले सकते हैं, लेकिन डोनेट सबको कर सकते हैं. देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो चारों में ये डोनेट कर रहे थे, इसलिए इनको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सर्वदाता. अब RH फैक्टर की बात करते हैं. तो RH फैक्टर का मतलब होता है रीसस फैक्टर, क्योंकि ये एक बंदर में देखा गया था जिसका नाम था रीसस मंकीज़, यानी मैकस रेसस इसको कहा जाता है. जिन मंकीज़ में ये सीरम प्रेजेंट था, और ये ह्यूमन बीइंग में भी पाया गया. तो जिस ह्यूमन बीइंग में ये सीरम पाया गया, ये उनको RH पॉजिटिव नाम दे दिया गया, और जिनमें ये एब्सेंट था उनको RH नेगेटिव दे दिया गया. तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टाइम ये चेक कर लिया जाता है कि इट इज़ प्रेजेंट और नॉट, फिर उसी के हिसाब से नेमिंग कर दी जाती है. जैसे ब्लड ग्रुप ए के किसी पर्सन में प्रेजेंट है तो उसको A पॉजिटिव, अगर एब्सेंट है तो A नेगेटिव, बी में अगर प्रेजेंट है तो B पॉजिटिव, एब्सेंट है तो B नेगेटिव. अब इससे जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. और फिर उसमें होता क्या है कि जो अगर मदर RH नेगेटिव है तो चाइल्ड RH पॉजिटिव है, अगर फादर RH पॉजिटिव है. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि फर्स्ट बेबी जो होता है वो तो बर्थ कर जाता है, लेकिन उसके लिए जो एंटीजेंस हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं, और एंटीबॉडीज़ का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है RH के अकॉर्डिंग, कि जैसे ही दूसरा बेबी आता है, फीटस आता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. 3 से 4 महीने का होते ही फीटस को डिस्ट्रॉय कर देता है, टुकड़े में मांस के वो कट के गिरने लगता है. तो इसी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नाम दिया जाता है इस डिज़ीज़ को. तो फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हो गई, लेकिन उसके बाद फिर चाइल्ड का डेवलपमेंट, बर्थ नहीं हो पाता है. अब हम बात करते हैं ब्लड के कोगुलेशन की. अब इस पाथवे में ब्लड कोगुलेशन का मैकेनिज्म दिख रहा है. यहाँ इंजर्ड टिश्यू है या इंजर्ड ब्लड वेसल है,
इंजर्ड टिश्यू की बात करें तो इंजर्ड टिश्यू में सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये एकत्र होते हैं, इकट्ठे होते हैं, जो कि मिल करके एक एंजाइम बनाते हैं जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, इसके दो काम होते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिनेज सबसे पहले कैल्शियम के साथ मिल करके हिपैरिन को इनएक्टिवेट कर देता है। हिपैरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, तो जो कि ब्लड में होता है, तो इसको इनएक्टिवेट कर दिया जाए। फिर इसके बाद ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, यहाँ पे प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है ब्लड कैल्शियम की हेल्प से। देन दिस फ्रॉम नाउ थ्रोम्बिन व्हाट एक्चुअली डू द वर्क हियर, तो फाइब्रिनोजन जो कि सॉल्युबल होता है इसको फाइब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट करता है, ये कैटालाइसिस थ्रोम्बिन करता है। अब ये जो इनसॉल्युबल फाइब्रिन मोनोमर्स हैं ये मिल करके पॉलीमराइजेशन करते हैं और ब्लड कार्पसल्स और फाइब्रिन थ्रेड्स मिल करके एक नेटवर्क बनाते हैं जो कि ढक्कन का काम करता है और ब्लड क्लॉट कर देता है। सो दिस इज़ अबाउट द इंजर्ड टिश्यू मैकेनिज्म। दूसरा तरीका है इंजर्ड ब्लड वेसल के थ्रू। इसको एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में भी हम लोग बांट के पढ़ते हैं कई बार। अब यहाँ पे ब्लड वेसल पे चोट लगी, कोलेजन फाइबर्स का वॉल एक्सपोज हुआ, यहाँ पे प्लेटलेट्स इकट्ठी हुई और उसके साथ बहुत सारा एक गुच्छा बना, जिसकी वजह से अगर छोटा सा घाव है तो तुरंत से प्लग बन जाता है। नहीं होता है तो प्लेटलेट्स इकट्ठी होकर टूटती हैं और रिलीज़ होती हैं सीरोटोनिन। इसके दो पाथवे हैं, पहला थ्रोम्बोप्लास्टिन वाला और दूसरा सीरोटोनिन। सीरोटोनिन अगर सिक्रीट हुआ यहाँ पे तो ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, तो इस तरह से ब्लड का लॉस कम हो जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन पाथवे आएगा तो इसके आगे की सारी के सारे स्टेप्स वैसे ही होंगे जैसा कि इंजर्ड टिश्यू में हो रहा था। सो दिस इज़ अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग। अब ऐसा कई बार कहा जाता है कि विटामिन के बहुत ज़रूरी है ब्लड कोगुलेशन में, तो इसको समझ लेते हैं कि क्यों। अब देखिए यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन के बिना ब्लड क्लॉटिंग पॉसिबल नहीं है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन है इसका फॉर्मेशन जब लीवर में होता है तो इसकी एक्चुअली ज़रूरत होती है विटामिन के की। बिना विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए विटामिन के बहुत ज़रूरी होता है कि एडिक्वेट अमाउंट में हमारी डाइट में हमें मिलता रहे। लिम्फ फ्लूइड की बात करते हैं जिसे टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। एज ब्लड पास थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यू, some water along with many small water soluble substances move out into the space between the cells of the tissue, leaving the larger proteins and most of the formed elements in the blood vessels. This fluid releases out and this is known as interstitial fluid or tissue fluid. It has the same mineral distribution as that in the plasma. Exchange of the nutrients, gases between the blood and the cells always occur through this fluid. An elaborate network of the vessel called lymphatic system collects this fluid and drains back it to the major vein. This fluid present in the lymphatic system is called lymph. Lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocytes which are responsible for the immune response of the body. Lymph also an important carrier of the nutrients, hormone. Fat absorbed through the lymph is called luteal, प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि जो लिम्फ है वो ब्लड से ही छन के निकलता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के रूप में, और इसमें लिम्फोसाइट कोशिका होती है, सेल होती है, जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए काम करते हैं। फिर ये एक स्पेशल वेसल में एक सिस्टम में इंक्लूड हो जाती हैं, उनके थ्रू ये सर्कुलेट होती हैं जिनको लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम फिर से इसको ब्लड की ओर पहुंचा देते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट और हार्मोन का भी कैरियर करते हैं ये। अब सर्कुलरी पाथवे की बात करें, जो सर्कुलेटरी पाथवे है। सर्कुलेटरी पाथवे अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में एक हार्ट होता है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, जबकि अगर फिशेस मछलियों की बात करें तो वहाँ के हार्ट में केवल 2 ही चैम्बर होते हैं और केवल इम्प्योर ब्लड ही रिसीव होता है। उसको इसलिए नाम दिया जाता है वीनस हार्ट, तो मछलियों में पाया जाता है वीनस हार्ट। और क्लोज्ड और ओपन की बात करते हैं तो ओपन का मतलब है जहाँ पे वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, और क्लोज्ड जहाँ वेसल्स पाई जाती हैं जैसे वेन्स और आर्टरीज। ह्यूमन हार्ट में एक बार शुद्ध रक्त आता है, मीन्स ऑक्सीजनेटेड, और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
इसलिए 2 बार ब्लड आता है और 2 बार ये पंप होता है, इसलिए इसको डबल हार्ट सर्कुलेशन भी कहा जाता है, जबकि फिशेस में ऐसा नहीं होता है। फिशेस में उसको सिंगल हार्ट सर्कुलेशन बोला जाता है। ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट जो है वो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, थोरेसिक कैविटी के पास होता है और इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, मेम्ब्रेनस बैग की तरह होता है। पेरिकार्डियम नाम के एक पाउच में जो कि डबल वॉल्ड होता है उसमें ये एनक्लोज्ड होता है और उसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होती है जो हार्ट को किसी भी झटके से बचाती है। अब ये एक सेक्शन जो यहाँ पे बना हुआ है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट सेक्शन। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर आर्ट्रियम होते हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम और नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लू कलर्स की जो लाइन है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के सप्लाई को शो कर रही हैं, दिस शो द डीऑक्सीजनेटेड सप्लाई, एंड जो रेड कलर का है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के सप्लाई को शो कर रहे हैं। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर ये जो ऊपर की ओर है, इन्फीरियर जो नीचे की ओर आ रहा है। ये पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट आर्ट्रियम में लाते हैं और फिर इसको पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंचाते हैं। देन वहाँ से पल्मोनरी वेंस लाती हैं राइट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड रिसीव होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर एओर्टा के थ्रू ये हर एक बॉडी पार्ट में पहुंच जाता है। सो दिस इज़ द स्मॉल सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसमें 4 चैम्बर हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर इसमें 2 नोड्स हैं, साइनो आर्टरियल नोड और आउरो वेंट्रिकल नोड। ये साइनो आर्टरियल नोड जो होता है इसे SA नोड या नेचुरल पेस मेकर कहा जाता है। यहाँ से सिग्नल्स आती रहती हैं जैसे कि AV नोड रिसीव करता है और ये बंडल ऑफ हिस देन परकिंजी फाइबर के थ्रू पूरे हार्ट में मैसेज को ले जाता है, जिसकी वजह से कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन होता है। यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन होता है तो इसको सिस्टोल कहा जाता है, जब रिलैक्सेशन होता है उसे डायस्टोल कहा जाता है। सो दिस पंपिंग ऑर्गन ऑलवेज अटैक सिस्टोल एंड डायस्टोल, सिस्टोन एंड डायस्टोल, और इसकी वजह से ब्लड का फ्लो होता रहता है बॉडी में। किसी भी तरह से अगर SA नोड से मैसेज ना आए AV नोड पे तो ये कार्डियक सिस्टोल डायस्टोल करना बंद कर देती है। उस पोजीशन को हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की, ECG। एक्चुअली ECG क्या है? ECG इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। जब कार्डियक साइकिल होती है उसके टाइम में जो हार्ट में एक्टिविटीज़ होती हैं उसको एक ग्राफ पेपर पे मशीन के द्वारा रिकॉर्ड कर लेना। उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो मशीन होती है उस रिकॉर्ड को बोलते हैं ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये ECG को शो कर रहा है। इसमें 5 वेव्स हैं, P, Q, R, S, T। इनका फंक्शन प्रीवियस वीडियोस में मैंने बनाया है, इसको केवल ECG को अलग से आप इसको स्टडी करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो P वेव होता है ये इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को शो करता है यानी डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रियम, ये आर्ट्रिया के डीपोलराइजेशन को शो करता है। जबकि QRS, दिस QRS ये जो कॉम्प्लेक्स है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल को शो करता है, जो कि वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से होते हैं। द कंट्रक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क्स बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। द T वेव, यहाँ पे जो T वेव बनी है, द T वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट यानी रीपोलराइजेशन। द एंड ऑफ T वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। और इस तरह से PQRST एक कंप्लीट सेल बन करके साइकिल को पूरा कर देते हैं। अब ह्यूमन बीइंग में ये सिमेट्रिक प्लान है कैसे सर्कुलेशन होता है ब्लड का। सो दिस इज़ द 4 चैम्बर्स, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड ये बीच में से लाइन बना दी गई है, इस तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये बॉडी के पार्ट्स हैं या सेल हैं, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है, वेना कावा के थ्रू होते हुए राइट आर्टरियम में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। गैसेस जब एक्सचेंज हो जाती हैं तो ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है।
ऑक्सीजनेट ब्लड फिर से लेफ्ट आर्टरियम में आता है, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब सिस्टोल होता है तो पूरी बॉडी पार्ट में डॉर्सल एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो ये था डबल हार्ट सर्कुलेशन। कैसे, एक बार देखिए, बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड आ रहा है, फिर लंग्स से प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो एक ही हार्ट में दो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड आ रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, इसलिए इसको डबल हार्ट सर्कुलेशन कहा जाता है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट इज रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल, इसको नोडल टिश्यू भी कह सकते हैं, and hence the heart is myogenic. A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through the autonomic nervous system ANS. Neural signals through the sympathetic nerves, the part of ANS yani autonomous nervous system, can increases the rate of heartbeat, the strength of ventricular contraction and thereby the cardiac output. On the other hand, parasympathetic neural signals, another component of ANS, decrease the rate of heartbeat, speed of conduction and action potential, and thereby the cardiac output. Adrenal medullary hormones can also increase the cardiac output. Actually यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, तो इसको मैं समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स हैं ये वर्क करते हैं हार्ट पे। अब कैसे करते हैं? सिंपैथेटिक नर्व जैसे कभी डर लगे या हमें दौड़ते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, हार्ट रेट ज़्यादा चाहिए, फ्लूइड सर्कुलेशन तेज़ होना चाहिए। तो इसके लिए ANS से सिग्नल आता है कि भाई स्पीड बढ़ाइए, तो स्पीड बढ़ जाती है। देन इसी का ठीक अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक नर्व और सिंपैथेटिक नर्व, दोनों को सिस्टर्स कहा जाता है बट अपोजिट नेचर के। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फिर से नॉर्मल स्टेज पे उसको कर देते हैं। इसी तरह से एक एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन की बात की गई है, उस हार्मोन का एक्चुअली नाम होता है एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, जिसको हिंदी में कहते हैं मारो और भागो हार्मोन, और इंग्लिश में बोलते हैं फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट, FFF। दिस इज F एंड F, ट्रिपल F हार्मोन। तो ये ट्रिपल F में पहला है मारो, फिर थोड़ा डरो और फिर भागो, फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। तो फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट हार्मोन एक्चुअली जब इसका लेवल बढ़ जाता है एड्रेनालिन का, तो हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर जैसे ही इसका लेवल घटता है हार्मोन का, वैसे ही हार्ट रेट भी कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम की। सबसे पहला है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। ह्यूमन का जो नॉर्मल रेट होना चाहिए वो 120 और 80 का होना चाहिए जब इसको हम मेज़र करते हैं, लेकिन जब ये बढ़ने लगता है किसी भी तरीके से 190 हो जाए और लोअर लेवल 140 हो जाए, अपर लेवल, लोअर लेवल 90 से अबव हो जाए या और ज़्यादा हो जाए, इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से होता क्या है कि ब्रेन और किडनी अफेक्ट हो जाती है, स्पेशली ब्रेन में वेन्स फटने का डर होता है जिसे ब्रेन हैमरेज कहा जाता है। अगला डिजीज़ है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, CAD, कैर। इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। ये एक्चुअली क्या होता है कि वेसल्स की जो सप्लाई होती है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जो हार्ट मसल्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसमें कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यूज़ में। इससे क्या होता है कि जो आर्टरीज़ होती हैं वो पतली हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, तो ब्लड सप्लाई होने में प्रॉब्लम हो जाती है। फिर फाइनली बहुत ज़्यादा हो जाता है जब इसका लेवल डिपोजिशन का, तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज एंजीना। एंजीना इज कॉल्ड एंजीना पेक्टोरिस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंजीना पेक्टोरिस। A symptom of acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart muscle. Angina can occur in the men and women of any age, but it is more common among the middle age and elderly. It occurs due to the condition that affect the blood flow. Blood flow कम होगा, ऑक्सीजन कम आएगा और फिर बीमारियां हो जाएंगी एंजीना टाइप की। जी में चलता है और सीने में बहुत तेज़ दर्द होता है। ये
मिडिल एज यानी 40s और उससे ज़्यादा के एज के लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बच्चों में थोड़ा कम प्रॉब्लम होती है इसकी। नेक्स्ट इज़ हार्ट फेलियर, इसे कार्डियक अरेस्ट भी कहा जाता है। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ द हार्ट when it is not pumping the blood effectively enough to meet the need of body। इस कंडीशन को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ब्लड का फ्लो जब कम होगा तो ऑक्सीजन का फ्लो कम होगा और ब्रेन डेड होने लगती है। फाइनली जब कार्डियक पूरी तरह से रुक जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है और अचानक से पेशेंट की डेथ हो जाती है। This chapter will be completed. I think this will help you. Thank you.